रूस और भारत की दोस्ती को देखकर अब पाकिस्तान बेचैन हो गया है और रूस के पास उसने बड़ी मदद मांगी है। तो वहीं कारगिल पहुंचकर पीएम मोदी ने ऐसा क्या ऐलान किया जो पाकिस्तान के लिए एक डर पैदा कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और रूस की दोस्ती को देखकर पाकिस्तान भी रूस के करीब जाना चाहता है। हाल ही में रूस से कोयला ट्रेन के जरिए भारत पहुंचा। अब इसी तरह पाकिस्तान रूस से रेलवे लाइन के जरिए जुड़ना चाहता है और इसके लिए वो ऐसा रोड मैप बना रहा है जिसके जरिए अमेरिकी प्रतिबंधों से बचा जा सके। कहा जा रहा है कि सरकार एक व्यापक रणनीति विकसित कर रही है जिसमें व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, बिजनेस टू बिजनेस सहयोग और सुरक्षित व्यापार और व्यवसाय संचालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र शामिल है। विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आगाह किया है कि रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगे हैं जो चुनौतियों को बढ़ा सकते हैं। हालांकि इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि तुर्की जैसे अन्य देश अपनी अपनी मुद्राओं में लेन देन कर रहे हैं। योजना आयोग की हाल ही में एक मीटिंग के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधि मंडल रूस जा सकता है और इससे जुड़ा प्लान प्रस्तुत कर सकता है। पाकिस्तान के रेलवे सचिव ने रूस और मध्य एशिया देशों के साथ जुड़ने के लिए 3 महत्वपूर्ण रेल मार्गों की रूपरेखा तैयार की है। क्या है रेल रूट? इसमें क्वेटा ताफ्तान रेल नेटवर्क को अपग्रेड करना शामिल है, जिसके समझौता ज्ञापन पर जून 2024 में पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एमओयू को लागू करने और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जल्द ही एक द्विपक्षीय बैठक की उम्मीद है। दूसरा रेल रूट कोहाट खरलाची रेल नेटवर्क है जो अफगानिस्तान के जरिए मध्य एशिया को जोड़ेगा। तीसरा मार्ग मिनेलिक एक्सप्रेस अजरबैजान और रूस के बाजारों तक पहुंचने के लिए रेकोडिक को ग्वादर से जोड़ेगा, जिससे खानों के परिवहन की लागत में कमी आएगी। योजना विकास और विशेष पहल मंत्री एहसान इकबाल ने रूस के साथ व्यापार करने के फायदे गिनाए हैं। स्टेट बैंक ने रूस के साथ वस्तु विनिमय व्यापार का सुझाव दिया है। इस महीने के शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर शहबाज शरीफ के साथ बैठक के दौरान पाकिस्तान को कच्चे तेल सहित ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि की पेशकश की है। पाकिस्तान भारत की तरह अपनी विदेश नीति में भी विविधता लाने की कोशिश कर रहा है और भारत के नक्शे कदम पर चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कब तक ये परियोजना धरती पर उतरेगी, ये कहना मुश्किल है। पर फिलहाल के लिए पाकिस्तान उन कदमों पर चलना शुरू कर रहा है जिससे कि भारत की तरफ बना जा सके। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कारगिल से आखिरकार पीएम मोदी का संदेशा अब आना शुरू हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की लड़ाई को हुए 25 साल हो गए हैं और इस लड़ाई के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि इसे रोकने में अमेरिका की अहम भूमिका रही थी। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने तब के भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ लगातार बातचीत की थी। क्लिंटन ने नवाज शरीफ को उस वक्त हड़काया भी था जब उन्होंने कहा कि वो कारगिल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। क्लिंटन ने वॉशिंगटन बुलाकर नवाज शरीफ को स्पष्ट कहा था कि उनको कारगिल से सेना वापस बुलानी पड़ेगी। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित था कि दक्षिण एशिया के 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में अमेरिका का बिल क्लिंटन प्रशासन मध्यस्थता करने के लिए आगे बढ़ा। तत्कालीन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के विश्लेषक ब्रूस रीडेल युद्ध के समय दक्षिण एशिया मामलों राष्ट्रपति क्लिंटन के विशेष सहायक थे। उन्होंने अपने लेखों में बताया कि क्लिंटन ने कैसे इस संकट से पार पाने के लिए कदम उठाया। रीडेल ने 2002 में इंडियन एक्सप्रेस के लिखे लेख में कहा कि 2 जुलाई को अटल बिहारी वाजपेयी और क्लिंटन के बीच फोन पर बातचीत हुई। क्लिंटन से वाजपेयी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तानी आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेंगी। उनकी ओर से नियंत्रण रेखा का उल्लंघन हुआ है, इससे समझौता नहीं होगा। वाजपेयी ने क्लिंटन पर दबाव डाला कि वो पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए तैयार करे। इसको 2 दिन बाद 4 जुलाई को क्लिंटन ने शरीफ से बात की। दरअसल बढ़ते दबाव और घटते विकल्पों के साथ शरीफ अमेरिका पहुंचे थे और संकट को कम करने के लिए हस्तक्षेप की मांग करी। शरीफ से क्लिंटन ने साफ कह दिया था कि वो तभी मदद करेंगे जब पाकिस्तानी सेना कारगिल से पीछे हट जाए। शरीफ और क्लिंटन की मुलाकात वॉशिंगटन
वाशिंगटन के ब्लेयर हाउस में हुई थी। रिडल ने ब्लेयर हाउस में क्लिंटन ने शरीफ से अपनी सेना को बिना शर्त वापस बुलाने की बात कही। घर और विदेश में कई दबावों का सामना करे शरीफ ने आखिरकार क्लिंटन की बात मान ली। रिडल कहते हैं कि एक तरफ वाजपेयी पीछे हटने को तैयार नहीं थे, दूसरी ओर क्लिंटन भी दृढ़ थे। ऐसे में नवाज शरीफ झुके। ऐसे में सैन्य तनाव को कम करने और कारगिल से पाकिस्तानी सैनिकों को वापस लाने की प्रतिबद्धता के साथ 5 जुलाई को चले गए। रिडल बताते हैं कि पाकिस्तान में शरीफ अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डरे हुए थे, इसलिए वो पूरे परिवार के साथ वाशिंगटन लाए गए थे। अब इन सब के बीच में आज है वो दिवस जिसे मनाते हैं कारगिल विजय दिवस 2024 है आज, और फिर से मनाया जा रहा है इसे। आपको बता दूं, इसमें पीएम मोदी ने हाल फिलहाल में यहाँ पहुंचकर कारगिल पहुंचकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को पीएम मोदी ने लद्दाख में 1999 जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। वे कारगिल वॉर मेमोरियल भी गए। करीब 20 मिनट के संबोधन में पीएम ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ और विपक्ष पर बात की। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर के जरिए चर्चा में बना रहना चाहता है। उन्होंने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। अतीत में आतंकवाद को लेकर उनके हर प्रयास विफल रहे हैं। मैं जहां खड़ा हूं वहां से आतंक के आकाओं तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, सेना का रिफॉर्म्स हमारी पहली प्राथमिकता है। अग्निपथ योजना इसका हिस्सा है। संसद में दशकों तक सेना को युवा बनाने पर चर्चा होती रही। कई कमेटियों में भी ये विषय उठा, लेकिन बदलाव की इच्छा शक्ति नहीं दिखी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की मानसिकता यही है कि सेना का मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा और शांति की गारंटी। हमने अग्निपथ योजना के जरिए इसे साकार बनाया है। दुर्भाग्य से इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सिंकुललाल टनल प्रोजेक्ट के लिए पहला वर्चुअल ब्लास्ट किया। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली टनल है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 15,800 फीट है। ये हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली को लद्दाख की जास्कर वैली से जोड़ेगी। 4.1 किलोमीटर लंबी ये टनल नीमू पदुम दारचा रोड पर बनाई गई है। इसे बनाने में करीब 1681 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। करीब 2 साल में बनकर तैयार होगी। इलाके में साल के 4-5 महीने बर्फ जमी रहती है। टनल बन जाने के बाद यहाँ साल भर आवाजाही हो सकेगी। वैसे इसी तरह की कई और चीजें भी भारत कर रहा है और इसके तहत आगे बढ़ रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन पर भी पीएम मोदी ने बात करी। इसके अलावे लद्दाख में कई सारे प्रोजेक्ट्स पर भी वो बात किए। ईरान में फंसे कारगिल के लोगों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कोरोना के समय कारगिल के हमारे कई लोग ईरान में फंस गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए मैंने निजी तौर पर काफी प्रयास किया। ईरान से लाकर उन्हें जैसलमेर में रुकवाया। रिपोर्ट संतोषजनक आने के बाद उनके घर पहुंचाया गया। अब जिस तरीके से संदेश दिया जा रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में कुछ बड़ी चीज सुनने को मिल जाए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।